हमने लास्ट पढ़ा था, मास स्पेक्ट्रोग्राफ चल रहा था, बैंड ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब आपका सेकंड है डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, तो इसको डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो जो बैंड ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ था उसमें हमने एक ही फिल्टर यूज किया था, वो था आपका वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। यहाँ पर हम दो सेलेक्टर या दो फिल्टर यूज करेंगे। फर्स्ट है इसके कंपोनेंट्स, देखते हैं आप कंपोनेंट्स। आयन सोर्स तो होगा ही आपका, आयन सोर्स। सेकंड आपका फिल्टर, जिसमें आप यूज करेंगे, फिल्टर होता है एक तो एनर्जी फिल्टर एंड सेकंड होता है आपका मोमेंटम फिल्टर। दो फिल्टर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इसको डबल फोकसिंग हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोल रहे हैं। थर्ड होता है आपका वही फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो आयन सोर्स से तो आपको आयंस मिलेंगे और उन आयंस को हम एंटर करवाएंगे फिल्टर्स में। फिल्टर से इमिट होने के बाद आयंस का एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे और वो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें स्पेक्ट्रोग्राफ मिलेगा। उसको बोलते हैं हम डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, तो इसका पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम कल कुछ लोगों ने थोड़ी देर तो सुना था, उसके बाद वो गायब हो गए। अब कल जो बात समझ में नहीं आई फिर वो कैसे आएगी अब तुम्हें समझ में? दिखाई दे रहा है ना? बस देखो, ये तो है आपका आयन सोर्स, ठीक है, जहां से आपको आयन इमिट होंगे। ये है आपका स्लिट एंड S1, उन वही आयंस हैं जिनका क्या है, मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब आपको इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करके वो जो डिफरेंट डिफरेंट मास के जो आयंस हैं उनको सेपरेट करना है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ यही तो करता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट मास के जो आयंस होंगे उनको सेपरेट करेगा। ठीक है, तो ये आयन सोर्स है, वहां से आयन इमिट होंगे और स्लिट S1 S2 में से पास होंगे। आफ्टर पासिंग स्लिट S1 एंड S2, आयन बीम जो है चेंज हो जाएंगे आपके नैरो बीम में। उसके बाद जो आपका नैरो बीम होगा वो एंटर करेगा इस एनर्जी फिल्टर में। एनर्जी फिल्टर क्या है, एनर्जी फिल्टर के अंदर दो सिलिंड्रिकल आपकी, इसको बोलते हैं आप एनर्जी फिल्टर। ये दो एनर्जी फिल्टर के अंदर ये दो आपकी सिलिंड्रिकल प्लेट्स होती हैं, सिलिंड्रिकल प्लेट्स। एनर्जी फिल्टर ओके, और ये रेडियस होती है आपकी R=25 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक और स्लिट S3 होती है। आफ्टर पासिंग स्लिट S3, आयन एंटर्स इन अनदर मोमेंटम फिल्टर।
मोमेंटम फिल्टर, ये है आपका मोमेंटम फिल्टर, जहां पर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू द इनकमिंग आयन सोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखो यहाँ पर हमने यूज किया है एनर्जी फिल्टर। एनर्जी फिल्टर में क्या है, ये सिलिंड्रिकल प्लेट्स हैं आपकी, ये थोड़ा दूर दूर दिखाई है आपको, वैसे इन दोनों का ही, ये दोनों ही काफी क्लोज होती हैं, इसलिए दोनों का ही रेडियस यहाँ पर क्या है, r इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपका 127 डिग्री एंगल होता है ये वाला, एंड इसके अंदर क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में। जैसे आपने बैंक्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ में जो वेलोसिटी सिलेक्टर यूज किया था, वहां पर भी दो प्लेट्स थी P1 P2, आपने वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था जिससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर एनर्जी फिल्टर के अंदर क्या है, दो सिलेंड्रिकल प्लेट्स हैं, उन दोनों सिलेंड्रिकल प्लेट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं V इक्वल्स टू 20,000 वोल्ट का। ठीक है, V इक्वल्स टू 20,000 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, Fe इक्वल्स टू QE। ठीक है, तो एनर्जी फिल्टर के अंदर बेसिकली क्या है, हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर लगेगा, जो आयन बीम इस पर, इसके अंदर जो आयन बीम एंटर करेंगे उन पर आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो आयन बीम का जो पाथ है वो भी क्या होगा, आयन बीम का जो पाथ है वो भी डेविएट हो जाएगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the path of ion beam deviate in a circular path। तो एनर्जी फिल्टर के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आयन बीम एंटर करेंगे उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगेगा। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो आयन का जो पाथ था सीधे सीधे वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ में टिल्ट हो गया, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में वो डेविएट हो गया पाथ। तो अब यहाँ पर एक तरीके से क्या है, सर्कुलर मोशन हुई ना यहाँ पर आयन की, तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स होगा, और वो सेंटीपिटल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी क्या है कि सेंटीपिटल फोर्स क्या हो, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सो सेंटीपिटल फोर्स mv² by r इक्वल्स टू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE के वो इक्वल होगा। तो यहां से mv² इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, mv² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, QE एंड R। ठीक है, दोनों तरफ आप हाफ का मल्टीप्लाई करो, हाफ, तो क्या आ जाएगा, हाफ mv² इक्वल्स टू QER, हाफ mv² इक्वल्स टू QER। अब देखिए आप Q का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब आप लोग, हमें पता है E भी आपको पता है कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रेडियस भी आपको पता है, तीनों चीज आपको पता है, तो हाफ mv² क्या हो गया, एक तरीके से कांस्टेंट है। That means ion beam after passing through the energy filter enters in a slit S3. Each ion have same kinetic energy, और वो कितनी होगी, QER। After passing through the energy filter, each ion have same energy, और उसका अमाउंट कितना है, सेम काइनेटिक एनर्जी का, QER। ठीक है,
ये प्रिंस नाम का कौन है नया लड़का? प्रिंस नाम का भी कोई लड़का पढ़ता है तुम्हारी क्लास में? ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि एनर्जी फिल्टर से पास होने के बाद सभी जो आयन है उनका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, और वो कितना होगा, हाफ mv² इज इक्वल टू QE²। सभी आयंस का एनर्जी सेम होगा। एक बार फोकस हो गया, उसके बाद में ये आयन बीम जो है आपके एंटर करते हैं मोमेंटम फिल्टर में। ठीक है, तो मोमेंटम फिल्टर में हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है into the space that means magnetic field is applied perpendicular to the incoming ion beam। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाया हुआ है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ आयन बीम, जो हमारा इनकमिंग आयन बीम है उसके परपेंडिकुलर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे तो क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा था। यहाँ पर हमने क्या किया है, मोमेंटम फिल्टर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब हमें निकालना है उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आपको कल बताया था कि आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में तो आपका जो आयन बीम का डायरेक्शन है वो लेना है और उसको आपको इनटू द पेज ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो सभी आयन बीम क्या जाएंगे, इस डायरेक्शन में ही जाएंगे। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आयन बीम सभी क्या हो जाएंगे, टिल्ट होंगे, और वो भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपको अभी मैंने एनर्जी फिल्टर का बता दिया है, एनर्जी फिल्टर का बता दिया है कि इसमें से पास होने के बाद सभी आयंस की एनर्जी सेम है। अब हमने यहाँ पर यूज किया है मोमेंटम फिल्टर। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से जो आयन, मोमेंटम फिल्टर में से जो आयन पास होंगे उनकी मोमेंटम सेम होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे मोमेंटम सेम होगा। अच्छा, सीधे थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है, कुछ भी कर सकते हैं तुम तो भाई। अब देखो यहाँ पर मोमेंटम फिल्टर में हम बात करते हैं, तो मोमेंटम फिल्टर में एक तो आपको पता है कि मोमेंटम फिल्टर में जितने भी आयन आपके इनकमिंग है उन सभी की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। अभी भी मास डिफरेंट हो सकता है, वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। अब वो इसमें एंटर करेंगे तो उन सब पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है आपका, QV क्रॉस V। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो साइन 90 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो FM इक्वल्स टू कितना होगा, QVB। अब उसके बाद देख रहे हैं आप मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अप है, इस डायरेक्शन में है, तो सभी आयन बीम पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा तो आयन बीम का जो यहाँ पर भी पाथ कैसा होगा आपका, इस तरीके से सर्कुलर होगा। ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स in momentum filter, ion beam get a circular path में मोशन के लिए क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स के। एनर्जी फिल्टर में सेंटीपिटल फोर्स इक्वल था आपके
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, क्योंकि वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। मोमेंटम में आप, मोमेंटम फिल्टर में आपने क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक, तो वहां पर सेंटीपिटल फोर्स जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना है आपका क्यू वी बी, यहाँ से v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एम बी इक्वल टू कितना आएगा आपका क्यू बी आर मोमेंटम। ठीक है, अब आप देखो कि क्यू भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, रेडियस आर भी कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो जो मोमेंटम फिल्टर से जो आयन पास होंगे उन सभी का मोमेंटम सेम होगा, और मोमेंटम कितना होगा आपका क्यू वी आर। तो दो बार फोकस हुआ है इस वाले जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ में, दो बार फोकस हुआ है, एक बार तो आपका एनर्जी कांस्टेंट, फिर दूसरे बार आपका मोमेंटम कांस्टेंट, इसलिए आप इसको बोलते हैं डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब मोमेंटम फिल्टर से पास होने के बाद में क्या हो रहा है, सभी पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है, सभी पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है। अब देखिए मोमेंटम सेम होने का मतलब है कि मास एंड जो आपकी वेलोसिटी है आयन की, उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। m डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई सेम है। जैसे जैसे आप मान लीजिए m भी इस तरीके से है, एक पार्टिकल के लिए मास है 5, ठीक है, वेलोसिटी है 3, दूसरा कोई पार्टिकल ऐसा हो सकता है जिसके लिए मास 3 हो और वेलोसिटी 5 हो, तो टोटल तो दोनों में ही 15 आ रहा है। टोटल करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में ही m भी करेंगे तो दो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है एक सेम, बट दोनों का मास डिफरेंट है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मास और वेलोसिटी दोनों कंजर्व है। मास और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है। और हमें तो क्या चाहिए कि मास सेम सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मास कैसे होगा, जैसे देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। जब आपका m भी कांस्टेंट है तो मास को कैसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/b। दैट मीन्स जो आपके लाइट मास वाले पार्टिकल्स होंगे उनका वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जो हैवी जिनका मास होगा, ऐसे पार्टिकल जिनका मास ज्यादा होगा उनका वेलोसिटी कम होगा। ये तो वैसे भी सिंपल बात है कि जब किसी पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और उसका मास यदि कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपका जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ था, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सभी नोट्स कॉलेज में ही मिलेंगे, आप आपस में बात कर लो ना। अंशिता बोल रही है कि पहले फीस जमा करानी है। तुम दोनों आपस में बात नहीं करते क्या तुम सब? देखो ये जो था आपका मोमेंटम फिल्टर था इस तरीके से, और यहाँ पर आपका फोटोग्राफिक प्लेट थी, ये थी आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, पाथ ऐसे हो रहा था आपका सर्कुलर। अब यहाँ से पास होने के बाद आपने निकाला है कि m भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आफ्टर पासिंग थ्रू द मोमेंटम फिल्टर each momentum of each ion is constant और m is proportional to 1/b। That means जिन पार्टिकल्स का मास ज्यादा होगा उनकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, जब वेलोसिटी कम होगी तो उनके लिए रेडियस का मान ज्यादा होगा, वो देर में पहुंचेंगे यहाँ पर। और जिन पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी मास जो है कम है, मास जो है ज्यादा है, मास जिनका ज्यादा है तो उनके लिए वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो वो सबसे देर में पहुंचेंगे, रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा। और जिनके लिए मास कम होगा, मास का वैल्यू कम होगा, उनके लिए वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो
पहले यहाँ पर पहुंच जाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर, रेडियस क्या होगा उनका, कम होगा, तो वो पहले यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मास के जो पार्टिकल्स हैं वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर सेपरेट हो जाएंगे और एक डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मासेस की लाइंस मिलेंगी। उन पर एक लाइन पर, इस लाइन पर जितने भी आयंस आएंगे उन सब का मास सेम होगा, इस लाइन पर जो भी मास आयंस आएंगे उनका मास सेम होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मास की जो आयंस हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट पर सेपरेट हो जाएंगे और ये जो आपकी लाइंस हैं इसी को बोलते हैं आप मास स्पेक्ट्रोग्राफ। Lines of different masses on photographic plate are called mass spectrum या mass spectrograph। ठीक है, यहाँ कितना बोलता है हर्षित, क्लास में कैसे चुपचाप बैठा रहता था। एम बी कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी अभी जो कैलकुलेट की थी, क्यू बी आर। तो आपको ऐसे पूछे कि आफ्टर पासिंग थ्रू द मोमेंटम फिल्टर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन बीम, तो एनर्जी क्या होती है आपकी पी स्क्वायर बाई 2m और p कितना है आपका एम बी इक्वल्स टू क्यू बी आर, तो क्यू बी आर का होल स्क्वायर बाई 2m। ओके, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें आपका बैन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ पूछा गया था, बैन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो अब की बार पूरे चांसेस है कि आपसे डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चैप्टर ही आपके यूनिट फर्स्ट में हैं। तो सेकंड चैप्टर में आपका कल सब लोग गायब हो गए थे, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा कुछ, कांग्रेट्स बोल रही है पता नहीं किस लिए। हाँ छवि पूछ रही है आप दोनों चैप्टर कराओगे, मैं तो दोनों चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको। फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया है, सेकंड में भी कुछ कुछ चीजें जो आपका बेसिक था वो मैं करवा चुकी हूँ, जैसे आपका ये था बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, ये छोटे वाले टॉपिक जो थे, न्यूक्लियर फोर्स, और आपका था युकावा मैसन थ्योरी फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस, वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर, हर साल ही पूछा जाता है, तो आप कर लेना क्वेश्चंस। सीधा फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का, किसी भी न्यूक्लियस के लिए पूछे आप बाइंडिंग एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां पर डेल्टा एम आपको बताया था मैंने मास डिफेक्ट, कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास। कैलकुलेटेड मास जो है एक्चुअल मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसी को आप क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये होता है आपका जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एक्चुअल मास मान लीजिए m है c स्क्वायर। ठीक है, z है नंबर ऑफ प्रोटॉन, mp 1 प्रोटॉन मास, a माइनस जेड आपका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये 1 न्यूट्रॉन का मास, ये उसका एक्चुअल मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो
ठीक है, तो डिटेल में ही तो बता रही हूँ, और कैसे डिटेल में होता है। ठीक है, तो इससे आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं न्यूक्लियस की। और जैसे मास आपका, किसी भी मास जो है आपका AMU यूनिट में दिया हुआ है। कल लास्ट में 2 ही जन ऑनलाइन थे बस, बाकी सबको नहीं पता, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। 1 AMU इक्वल्स टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। तो आपको जो है ना ये मासेस की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है वो हमेशा AMU में गिवन होगी, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर पूछता है आपसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप AMU को चेंज कर सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर। डिटेल्ड सिलेबस या फिर डिलीटेड सिलेबस, क्या लिख रहे हो पता नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर, विद मास नंबर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप B पर एक बार इक्वल्स टू होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी कि मास नंबर। ठीक है, जैसे आपको जैसे बाइंडिंग एनर्जी की आप निकालोगे हीलियम के लिए 2He4 हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कल मैंने कैलकुलेट करवाई थी, तो वो कितनी थी आपकी 28.28 कुछ इतनी थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपको निकालना है B बार फॉर हीलियम न्यूक्लियस, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जो बाइंडिंग एनर्जी आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट की है उसमें आपको क्या करना है, मास नंबर से डिवाइड करना है। मास नंबर कितना है हीलियम के लिए, 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, टोटल मास नंबर क्या हो गया 4। तो हीलियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो होती है 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विथ मास नंबर। आपको बाइंडिंग एनर्जी क्या बताई थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अब जैसे मान लीजिए किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, आप मान लीजिए E1 है, मास नंबर क्या है आपका E1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ये भी E1 है, आपके एक केस ले लिया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सभी E1 है, तो उस केस में क्या होगा, सभी क्या होंगे पेयर फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो पेयर फॉर्म में होंगे तो उन्हें ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पेयर फॉर्म में होंगे, कोई भी वहां पर अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन नहीं होगा, तो उस केस में आपको बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, उस न्यूक्लियस की क्या होगी, ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो दैट मीन बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी, वो आपकी होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो जो न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे, क्योंकि अनस्टेबल कौन से न्यूक्लियाई होंगे, जिनमें अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन होगा वही तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको कम ही एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि इजीली अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन वहां से निकल जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी उनके लिए कम होगी। अब हम देखते हैं ग्राफ, देखते हैं एक
चलो एक बार रिज्वाइन कर लो। अच्छा सिलेबस मैं बता रही हूँ अभी, रुको।